जो सबूत दिया वो तो दिया ही है, और भारत सरकार द्वारा बनाई हुई जस्टिस एमबी शाह कमेटी ने विस्तार से दिया इसको कि कितना अवैध खनन हुआ है, कौन दोषी है इसके लिए, मगर उस पर कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। जमशेदपुर पश्चिमी के जदयू विधायक सरयू राय ने मंगलवार को रांची में प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हेमंत सरकार सारंडा क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने को लेकर गंभीर नहीं है और इस मामले में टालमटोल की नीति अपना रही है। सरयू राय ने बताया कि वन विभाग ने 3 साल की मेहनत से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि सारंडा क्षेत्र में किसी भी तरह का खनन नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद हाल ही में राज्य सरकार ने अपने मंत्रिपरिषद की एक टीम वहां भेजी है। राय का आरोप है कि यह टीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की प्रक्रिया में अड़ंगा डालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 1906 से सारंडा में अवैध खनन हो रहा है। 2006 में लीज के लिए कई कंपनियों ने होड़ मचाई थी। उस समय भी उन्होंने इस मुद्दे पर सवाल उठाया और सारंडा संरक्षण अभियान चलाया था। 2010 और 2014 में बनी कमेटियों ने भी विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी। बावजूद इसके सरकार का निष्क्रिय रवैया चिंता का विषय रहा। राय ने चेतावनी दी कि अंधाधुंध खनन और औद्योगिक गतिविधियों से सारंडा का पर्यावरण और स्थानीय समुदाय बुरी तरह प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि यह जंगल एशिया का सबसे महत्वपूर्ण साल वन है, जहां की कारो और कोयना नदियां तथा छोटे छोटे नाले सूखने की कगार पर हैं। खेती को भी भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरणीय संतुलन बिगाड़े बिना होना चाहिए। केंद्र सरकार पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी ऐसी लॉबी सक्रिय है जो वन संरक्षण पर ध्यान नहीं देती। राय ने राज्य सरकार से अपील की कि वह सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने की प्रक्रिया में सहयोग करे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ वायरल, बिहार झारखंड। जो सबूत दिया वो तो दिया ही है, और भारत सरकार द्वारा बनाई हुई जस्टिस एमबी शाह कमेटी ने विस्तार से दिया इसको कि कितना अवैध खनन हुआ है, कौन दोषी है इसके लिए, मगर उस पर कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। सवाल देखिए, राज्य सरकार को घाटा होगा, अब माइनिंग से रॉयल्टी आती है, इतना ही सरकार को मिलता है। मगर अभयारण्य हो जाएगा तो जिस तरह से पर्यटन वहाँ बढ़ेगा और जिस तरह से वन्य उत्पादों के आधार पर रोजगार वहाँ बढ़ेगा, इन दोनों की तुलना कर लेनी चाहिए इनको कि हमारी रॉयल्टी के कारण हम अधिक से अधिक खनन करें या अभयारण्य के रूप में संरक्षित करके हम अस्थायी रूप से लंबे समय तक राज्य सरकार के पास आमदनी का जरिया प्राप्त करें। अगर चाहे तो इनका JSMDC है उसको आगे ले जाएं, या एक और मेटल एंड मिनरल कॉर्पोरेशन है, मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है, उसने बंद कर दिया है खनन करना। तो राज्य सरकार का और केंद्र सरकार के जो उपक्रम है ये दो ही हैं। इसके अलावे तो जितने आवेदन यहाँ पड़े थे सबके सब प्राइवेट सेक्टर के हैं। अभी आपके पास जो हमारा ये हैंड आउट जाएगा उसमें 1906 से दिया है। मैंने 1906 का आंकड़ा मैंने इस किताब से लिया है जो ब्रिटिश पीरियड का 1934 का बना हुआ ये वर्किंग प्लान है फॉरेस्ट का। काफ़ी नामी थे HF मुनी, उन्होंने इसको बनाया था। इसमें दिया है किस तरह से माइनिंग होती रही है और किस तरह से होनी चाहिए। बनाने के मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है और आदेश में कहा है कि आप 7 अक्टूबर तक इसको सेंचुरी घोषित करिए। 8 को मुख्य सचिव स्वयं उपस्थित हों ससरीर सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ऐसा नहीं होगा तो मुख्य सचिव के जेल जाने की नौबत आ सकती है।
इससे कड़ा आदेश सर्वोच्च न्यायालय का नहीं हो सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पृष्ठभूमि में पिछले 24 जून को सुप्रीम कोर्ट में ससरी उपस्थित हुए थे झारखंड सरकार के वन पर्यावरण सचिव। उन्होंने सैंक्चुरी घोषित नहीं होने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सामने क्षमा याचना की थी और यह आश्वस्त किया था कि बहुत जल्दी ही हम लोग सैंक्चुरी घोषित कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इस मसले को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून भेजा है। उनकी टिप्पणी आते ही ये मामला स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सामने जाएगा। उसके बाद कैबिनेट से होकर सैंक्चुरी घोषित की जाएगी। मगर तब तक स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड बना भी नहीं था। अब WII जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया और वो प्रतिवेदन सारंडा में सैंक्चुरी बनाने के पक्ष में है। इसके बाद सरकार ने एक जूनियर अफसरों की एक समिति बना दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख लिया है। तब झारखंड सरकार ने अपनी एक मंत्रिपरिषद की उप समिति बनाया है। वह उप समिति आज सारंडा क्षेत्र में गई है। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी पृष्ठभूमि में है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसके पीछे खुद झारखंड सरकार के वन पर्यावरण विभाग के सचिव का आश्वासन है। इनके जो वन्यजीव प्रतिपालक हैं वाइल्ड लाइफ वार्डन, उन्होंने पहले ही दे दिया है कि सारंडा के करीब 57,000 हेक्टेयर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाएगी और 103 वर्ग किलोमीटर में रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया जाएगा। इसके बाद भी सरकार अधिसूचना नहीं जारी कर रही है। अब हम लोग पीछे जाकर देखेंगे तो आप सभी को ध्यान में होगा, ये हमारे मधु कोड़ा जी मुख्यमंत्री थे। उस समय हम लोगों ने इस मामले को उठाया था। सारंडा के साथ लॉ हैज खनन के बारे में सरकार क्या बर्ताव कर रही है। ये हमारी किताब है, हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है और फ्री में है, कोई भी वहाँ से लेके देख सकता है। इसमें विस्तार से उन्होंने दिया था कि कितना अवैध खनन हो रहा है। उसके पहले भी मैं अभी आपको एक सॉफ्ट कॉपी में चला जाएगा हम लोगों का जो हैंड आउट है, उसमें हमने इतिहास दिया है कि सारंडा में कब से खनन शुरू हुआ। 1906 से खनन शुरू हुआ और 1906 से लेकर आज तक कितनी सरकारी कंपनियों ने और कितनी निजी कंपनियों ने लीज प्राप्त किया है लॉ हैज के खनन के लिए। अब वो सारे लीज अभी भी पूरा नहीं हुए हैं। उसके बाद 2006 में इतनी होड़ मची सारंडा में लॉ हैज खनन लीज लेने के बारे में कि जितना सारंडा का क्षेत्रफल है वो पूरे क्षेत्रफल के बराबर लोगों ने लीज का आवेदन दे दिया और सरकार ने उसको स्वीकार किया आवेदन। उसमें कोई भी था जो जूता बनाने वाला है, जो साइकिल बनाने वाला है, जो घड़ी बनाने वाला है, ये सब कंपनी वाले भी लॉ हैज के लीज में आ गए। क्योंकि उस समय लॉ हैज की कीमत काफ़ी ऊंची गई थी। चीन में ये एक हो रहा था ये खेल का, उसके लिए लॉ हैज की लोहा बनाने की ज़रूरत थी। तो हमने उस मामले को उठाया था कि सारंडा का जितना क्षेत्रफल है उससे ज़्यादा क्षेत्रफल में खनन लीज का आवेदन आ गया है। सरकारी कोई टिप्पणी नहीं है। इसी तरह से झारखंड के अलावे दूसरे राज्यों में भी अवैध खनन की गतिविधियाँ शुरू हो गई थी। उस समय हम लोगों ने एक सारंडा संरक्षण अभियान आरंभ किया था, क्या होना चाहिए सारंडा में। अब इसके बाद इसको गंभीरता से भारत सरकार ने लिया, अवैध खनन किया था और सारंडा प्राप्त लाया था। वो सब लोग तो आज विपक्ष के ही साथ हैं। और 2009 में वहाँ सबसे बड़ा खननकर्ता स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है।
इसको आगे और चिड़िया में लीज नहीं दिया जाए, इसके लिए भारत सरकार की फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने स्पष्ट प्रतिवेदन दिया और इनके आग्रह को ठुकरा दिया कि आपके पास अभी जितना लीज क्षेत्र है आप उसका 1/4 भी खनन नहीं कर सके हैं, आप और मांगते हैं अधिक। तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के अनुशंसा को उस समय मंत्री थे पर्यावरण विभाग के श्रीमान जयराम रमेश जी, उन्होंने इसको ओवररूल कर दिया और कहा कि मैं आदेश दे रहा हूं कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के प्रतिवेदन को नहीं माना जाए और चिड़िया में और अतिरिक्त भूमि पर सेल को लीज दिया जाए। और सेल ने जितनी तबाही की है सारंडा में उतना कोई और नहीं कर सकता है। झूठ बोला है, फॉरेस्ट क्लियरेंस का, एनवायरमेंट क्लियरेंस का उल्लंघन किया है, ट्रांसपोर्टर्स के नाम से पोंगा से लेकर मानोहरपुर तक जो वन पथ है उसको काट कर चौड़ा कर दिया है। और 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था कि जब ट्रांसपोर्टेशन करेंगे कहीं से लॉ एस का या किसी भी खनन एस का, तो आप सड़क मार्ग से नहीं ले जाएंगे उसको, उसके लिए आप बेल्ट बनाएंगे और बेल्ट के माध्यम से उसको ढोकर रेलवे स्टेशन तक ले जाएंगे। आज तक इन्होंने एक भी कन्वेयर बेल्ट खड़ा नहीं किया और उसी तरह से सड़क के किनारे जा रहा है। सारंडा में 2 बड़ी नदियां हैं, कारू और कोयना। दोनों के पानी के बारे में आप लोग अक्सर अखबार में छापते हैं कि लाल पानी हो गया है, वहाँ का लाल पानी ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ का लाल सलाम ज़्यादा खतरनाक है। इसके बारे में तुलना हो गई है। छोटे छोटे जो नाले थे जिसको फर्स्ट ऑर्डर वाटर स्ट्रीम कहा जाता है, इनको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इसके कारण से वहाँ खेती पर संकट आ गया है, नदियों का जल प्रदूषित हो गया है और खनन और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जो गांव हैं, इस गांव के लोग भी तबाह हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सारंडा में शुरू में कोई गांव नहीं था। 1930 के आसपास 10 गांव वहाँ बसाए गए, इसलिए कि अंग्रेजों ने जो वन प्रबंधन प्लान बनाया था उसमें लोगों की ज़रूरत थी। ये 10 गांव बसाए गए थे उस समय। अब वो गांव बढ़ते बढ़ते कुछ अधिक आबादी हुई है और उसके अतिरिक्त कुछ अवैध वहाँ भी लोग वहाँ रह रहे हैं। तो इतना सब होने के बाद भी राज्य की सरकार अभी भी बहाना ढूंढ रही है कि किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जाए। हम लोग इस मत के हैं कि लॉ एस की माइनिंग होनी चाहिए और साथ ही में सारंडा के सघन वन का संरक्षण भी होना चाहिए। एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा 1906 से लेकर आज तक कि जहां लीज एरिया में माइनिंग हुई है, उसको खोद दिया गया है, तो उसका माइनिंग क्लोजर प्लान को लागू करके उसको भर दें, फिर आगे खनन करें। यही स्थिति कोयला के बारे में भी है। आप CCL, BCCL, ECL के क्षेत्र में चले जाइए तो आज तक एक भी माइन का इन्होंने माइनिंग क्लोजर प्लान नहीं किया है, जबकि वही चले जाइए ACCL में, WCL में ये सब हो रहा है। खुद झारखंड में नोआ मुंडी में टाटा स्टील की माइंस है आयरन ओर की, वहाँ जाइए देखिए, वो माइनिंग करते जाते हैं, पैसे बढ़ते जाते हैं और उसको कितना स्वच्छ रखे हैं। तो टाटा स्टील प्राइवेट पार्टी है, वो ऐसा कर सकती है, मगर सेल जो भारत सरकार का की सबसे बड़ी कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, वह लोगों के सुविधा के बारे में, पर्यावरण के संरक्षण के बारे में कोई ख्याल नहीं रख रही है। और जब जयराम रमेश जी ने एक मामले में ओवररूल किया फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी को, तो उसके बाद जयंती नटराजन जी आई मंत्री हो, तो उन्होंने 5 के बारे में ऐसा ही किया और 5 निजी क्षेत्र के लोग थे। तो इस तरह से ये लगता है कि भारत सरकार में भी एक ऐसी लॉबी है जो पर्यावरण संरक्षण को महत्व नहीं देती है और माइनिंग करके, हम लोग का ये कहना है कि आप माइनिंग करिए। झारखंड को जितने लॉयर्स की ज़रूरत है इस्पात बनाने के लिए, या हमारे पूरे देश को जितने लॉयर्स की ज़रूरत है इस्पात बनाने के लिए, उतना लॉ एस का आप निकालिए। मगर आप अगर इसका ट्रेडिंग करने के लिए, बेचने के लिए, इसका निर्यात करने के लिए, विदेश में भेजने के लिए यहाँ माइनिंग करिएगा तो राष्ट्र के हित में नहीं है। दीर्घकालीन हित राष्ट्र कैसे प्रभावित होगा। तो इसी आधार पर, इसी तर्क के आधार पर जो मुकदमे हम लोगों के साथियों ने NGT में सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया
मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करिए। आपने अभी तक जो रिपोर्टें आई हैं कैरिंग कैपेसिटी की, सस्टेनेबल माइनिंग प्लान की, उसको लागू करिए। आप माइनिंग करिए, सस्टेनेबल माइनिंग करिए, माइनिंग भी हो और पर्यावरण को और वनों को नुकसान भी नहीं हो। ये नहीं होता है और ये नहीं होगा तो इसी तरह से बेतरतीब माइनिंग चली रहेगी। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। सारंडा में एक विजया 2 आधार पर राज्य सरकार को अभयारण्य घोषित करना है और उसके लिए कैबिनेट उप समिति वहाँ गई है। हमारा ही कहना है कि कैबिनेट उप समिति के वहाँ जाने के पहले आधा दर्जन से अधिक विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट आ गई है, तो उसके आलोक में कैबिनेट उप समिति विचार करेगी तो कैबिनेट को सही सलाह देगी और कैबिनेट सही निर्णय लेकर सुप्रीम कोर्ट को सूचित करेगी। आज जो कमेटी गई है उसमें तो कोई पर्यावरणविद नहीं है और जानकार भी उतने नहीं है जितने ये नहीं, लेकिन मंत्रिपरिषद में भी कोई पर्यावरणविद नहीं रहता है। कोई मंत्रिपरिषद निर्णय लेती है तो मंत्रिपरिषद का ही एक हिस्सा है उप समिति। अब जो सलाह देने वाले अधिकारी हैं वन विभाग के, माइंस डिपार्टमेंट के, पर्यावरण के, या जो वहाँ स्थानीय लोग हैं उनके प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करके ये कोई निष्कर्ष निकालेंगे। तो चूंकि कैबिनेट और कैबिनेट उप समिति विशेषज्ञों से नहीं बनती है मगर विशेषज्ञों की सलाह ये ले सकती है, तो उसके आधार पर ये अपना प्रतिवेदन कैबिनेट को सौंपेगी। सर, ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो आज दौरा कर रही है सर, आपको क्यों ऐसा नहीं लग रहा कि वो सही निर्णय लेंगे? नहीं, मैं तो उनसे उम्मीद कर रहा हूँ कि सही निर्णय लें, क्योंकि इतने अधिक इनके पास डाटा है, प्रतिवेदन है। अब उच्चतम स्तर पर भारत सरकार में भी और राज्य सरकार में भी पता नहीं ये धारणा बन जाती है कि हमको अधिक से अधिक लॉ हैस निकालना है। इसी धारणा पर मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ कि आवश्यक नहीं है। और जो मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग भारत सरकार की कमेटी ने दिया है रिपोर्ट, जिसमें माइनिंग जोन, नो माइनिंग जोन बनाया है और पूर्व राज्य सरकार के वन विभाग ने जो इनवायलेट कंपार्टमेंट यानी अभग्न क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव दिया है, भारत सरकार के, राज्य सरकार के वन विभाग ने इसको भेज दिया है 2009-10 में ही, मगर आज तक उस पर निर्णय नहीं हो पाया है। इस पर हम निर्णय करेंगे तो जो कैबिनेट उप समिति है उसका निर्णय सही निर्णय होगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।